सकते। उसके लिए अभी एक डायग्राम भी आएगी, उसमें शो करता हूँ। कंपैरिजन ऑफ एक्सट्रैक्शन मॉडल पीसीए यूज करें या पीएफ यूज करें, कहता है फैक्टर लोडिंग एंड इन वैल्यूज आर लिटिल लार्जर विद पीसीए। अभी इन वैल्यू हम पढ़ेंगे कि जब हम फैक्टर निकालते हैं उसमें इन वैल्यू होती है, तो पीसीए में कहता है इन वैल्यू बेहतर होती है। वन मे ऑलवेज ऑब्टेन ए सॉल्यूशन विद प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ वन लिटिल प्रैक्टिस डिफरेंस, कहता प्रैक्टिकल डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक मैंने वही बता दिया, पहले से पता तो पीसीए, नहीं पता कोवेरियंस लेना है तो आप लोगों ने पीएफ यूज़ करना है। इसके अलावा अप्रोचेज हैं, ये रात को मुझे सोए हुए ख्याल आ रहा था यार इनको मैंने इमेज अल्फा एमएल यूएलएस जीएलएस ये भी मैं बता देता, लेकिन अगर कोई नोट्स चाहे तो मैं इसके ऊपर नोट्स दे दूंगा, क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम पीसीए पीएफ तक महदूद हैं। ये वैसे फैक्टर एनालिसिस भी लोग यूज़ करते हैं। हाँ, ये उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे उसमें शो होंगे, लेकिन हम अपने जो सोशल साइंटिस्ट यूज करते हैं मैंने वो एक्सप्लेन किए। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्शंस, ओके, कॉमनैलिटी इज द एक्सटेंट टू विच एन एटम कोरिलेट विद ऑल अदर वेरिएबल। कॉमनैलिटी क्या होती है? कॉमनैलिटी वो कोरिलेशन जो दूसरी आइटम के साथ कितने रिलेट करती है। थस इन पीसीए एक्सट्रैक्शन मेथड व्हेन इनिशियल कॉमनैलिटी आर सेट टू 1 देन ऑल ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ ईच आइटम इज अकाउंटेड फॉर इन द एनालिसिस। जिधर जिधर 1 आएगा वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। ऑफ कोर्स सम ऑफ वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन एज सम इज अनएक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? कितने परसेंट वेरिएंस हमारे एक वेरिएबल में, कितने परसेंट वेरिएबल दूसरे में, कितने परसेंट वेरिएबल वो नहीं बता रहा। इन पीसीए विद दीज इनिशियल कॉमनैलिटी सेट टू 1 यू आर ट्राई टू फाइंड बोथ द कॉमन फैक्टर एंड यूनिट फैक्टर। होता क्या है कि जब भी आप लोग पीसीए परफॉर्म करते हो तो पीसीए में क्या होता है बना, वो कहता है डायगोनल पे 1 रखता है, तो 1 रखने के साथ 1 रखता है, मैं स्टैट की बात कर रहा हूँ कि ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या 1 के साथ डाटा रिलेट करता है कि नहीं करता। अगर रिलेट करता है तो फैक्टर बनाता है कि नहीं बनाता कॉमन फैक्टर, अगर नहीं बनाता तो फिर वो यूनिक फैक्टर की तरफ मूव करेगा, वो निकाल देंगे। ये इसको एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग। उसके बाद जब आप आ जाएंगे ना प्रिंसिपल, तो आपके पास देखिए और भी ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन फैक्टर निकालने के लिए। पर मैंने 2 आपको समझाए हैं इन डिटेल में, थोड़ा सा बहस की। अब हम लोग बात करें जब ये हो जाएगा, अब जब फैक्टर निकल आते हैं ना, फिर फैक्टर को रोटेट किया जाता है आपस में, उनको डाटे को वो घुमाता है, जिस तरह भी इसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। रोटेशन पहले क्या होती है? एक्सट्रैक्शन, फैक्टर निकला फिर वो रोटेट करता है, उसी फैक्टर के डाटे को पकड़ के वो रोटेट करता है, उसे बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन की भी काफी सारी टाइप्स हैं, उसमें आर्थोगोनल और नॉन आर्थोगोनल टाइप्स हैं, जो भी स्टैटिस्टिशियन ने नाम दिया। आर्थोगोनल टाइप्स क्या होती हैं? वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स एंड इक्विमैक्स। वेरीमैक्स मोस्ट कॉमनली हम यही यूज करते हैं। वेरीमैक्स मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल विद हाई लोडिंग्स आर लो ऑन ए फैक्टर, मेक इट पॉसिबल टू 25 वेरिएबल विद ए फैक्टर। मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल, ये जब डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना, कि ये एक्सट्रैक्शन क्या होती है, अभी डायग्राम आने लगी है। एक्सट्रैक्शन हम देखे, हाँ ये 4 फैक्टर है, ये 4 वेरिएबल इसके, 4 इसके हैं, उसमें अभी भी आपस में वेरिएबल रिलेशन हो रहे होते हैं। मैं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये वेरिएबल उसमें भेजें कि इसमें भेजें। ये जो रोटेशन फैक्ट होती है ना, ये डाटे को ना बूटस्ट्रैपिंग करती होगी अल्टीमेटली, इसके पीछे डाटे को बढ़ा के जब वो डाटे में से एक सेक्शन को रोटेट करती है, मतलब वैल्यूज को प्लस माइनस में कन्वर्ट करती है, तो ये उससे साथ आइडेंटिफाई करती है कि कौन से वाकई ही फैक्टर स्लैब वेरिएबल के, कौन से फैक्टर किस वेरिएबल के हैं। कहता है मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल विद हाई लोडिंग और लो ऑन ए फैक्टर, मेक इट पॉसिबल टू 25 वेरिएबल फैक्टर। ये वेरीमाइज, ये मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल, ये काम करती है कि जो इनरेलेवेंट है वो निकाल देती है, जो जरूरी है वही निकालती है, जो विद वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमनैलिटीज के साथ। मिनिमाइज द नंबर ऑफ फैक्टर नीडेड टू एक्सप्लेन ईच वेरिएबल, टेंड टू जनरल फैक्टर ऑन विच मोस्ट वेरिएबल लोडेड विद मेट टू हाई वैल्यूज, नॉट हेल्पफुल फॉर रिसर्च। तो बेसिकली क्या कहता है? मिनिमाइज द नंबर ऑफ फैक्टर्स नीडेड टू एक्सप्लेन ईच वेरिएबल, कि कितने फैक्टर, ये देखता है कि कितने फैक्टर चाहिए, मतलब वो देखता है ना कि जनरली ये बिलीव किया जाता है कि हर फैक्टर के 2 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं नहीं 3 होने चाहिए। अब जो लोग 3, ये करता है कि देखते हैं इनमें कौन से टॉपर 3 है वो चूज। ऊपर वाला ऐसा नहीं करता, ऊपर वाला क्या करता है कि आपको निकालता है कि कितने आप लोगों को वेरिएबल साथ इसके रिलेट हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला फैक्टर है ये मिनिमम नंबर ढूंढता है, कितने नंबर इसके होंगे, इनका फैक्टर स्ट्रक्चर प्रूव हो जाएगा। एक टेक्निक है, लेकिन जनरली ये स्ट्रक्चर यूज नहीं करते इसको, पहले ज़्यादा यूज, पहले भी कह चुका हूँ। और जो इक्विमैक्स है, जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वेरीमैक्स में ये खामी है, कि क्वार्टीमैक्स में जो भी स्टैटिस्टिशियन ने उन्होंने उसका दे दिया इक्विमैक्स, लेकिन अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। सो व्हाई यूज रोटेशन मेथड जनरली? कहता है रोटेशन काज फैक्टर लोडिंग टू बी मोर क्लियरली डिफरेंशिएटेड, नेसेसिटी टू फैसिलिटेट इंटरप्रिटेशन। ये रोटेशन क्यों जरूरी है? कि जो हमने फैक्टर सेट किए वो उसमें काफ़ी सारी आपस में, वो क्या पंजाबी में बोलेंगे,
पंजाबी बोले उर्दू में बोले, काफ़ी सारा आपस में कम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर, गुंजल, ठीक है ना, काफ़ी सारा। तो जो आप रोटेशन करते हैं तो उसमें फिर समझे कि वो आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं। नॉन ऑर्थोगोनल ऑब्लिक मेथड क्या होते हैं? ये डायरेक्ट ऑब्लिक और प्रोमैक्स मेथड है। द रियल इशू इज यू डोंट हैव ए बेसिस ऑफ नोइंग हाउ मेनी फैक्टर देयर आर और व्हाट आर मच लेस वेदर दे आर कोरिलेटेड। रिसर्चर्स assume वेरिएबल आर इंडिकेटर ऑफ टू और मोर फैक्टर आर मेजरमेंट मॉडल व्हिच इंप्लाई ऑर्थोगोनल रोटेशन। जब हमें पता होता है ना कि फलां क्वेश्चन के कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब इस क्वेश्चन के ये 4 आइटम, इस क्वेश्चन के 4 आइटम, फिर तो आप वो ऑर्थोगोनल यूज करें। जब आपको नहीं पता, जब आप बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाह रहे, फिर आप लोग क्या कहेंगे? नॉन ऑर्थोगोनल में आएंगे। ठीक कहेंगे डायरेक्ट ऑब्लिक में फैक्टर आर लो टू बी कोरिलेटेड, डिमिनिश इंटरप्रेटेबिलिटी, प्रोमैक्स कंप्यूटेशनली फास्टर देन डीओ, यूज द लार्ज डेटा सेट्स। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये यूज कब करना है नॉन ऑर्थोगोनल? जब आपका बिल्कुल नया डाटा और आप नया स्केल डेवलप करें, जब आपको पता होगा ना मेरे वेरिएबल कौन कौन से हैं, फिर वो आप लोग वही यूज करें। इसलिए मैंने क्यों बोला कि हम लोग वेरीमैक्स यूज करते हैं, हमें पहले से सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमारे सोशल साइंटिस्ट की थ्योरी पे बहुत कम है जो स्केल डेवलप करते हैं। ओब्लिक रोटेशंस क्या करती है, इसको स्टैटिस्टिक को पढ़ लीजिएगा, लोडिंग मैटर्स फैक्टर को लेकर चलता है। सो डिसीजन फाइनल करते हैं, इसको बात को कंट्रोल करते हैं कि पीसीए और पीएफ, ऑर्थन या ओब्लिक। तो अल्टीमेटली हम जो करेंगे पीसीए यूज करेंगे और ऑर्थोगोनल में वेरीमैक्स यूज करेंगे। Procedure for factor analysis, multiple different statistical procedures exist by which the number of appropriate number of factor can be identified. These procedures are called extraction methods. जब भी हम जाएंगे SPSS में आएंगे dimension reduction के नाम से। So by default SPSS does PCA extraction. The principal component method is simpler and until more recently was considered the appropriate method for exploratory factor analysis. Statistics now advocate for a different extraction method due to flaw in approach that principal component utilized for extraction. वो उनका अपना, लेकिन हम PC के साथ जाएंगे। So what else? How many factor do you extract? अब क्या होता है, एक तो ये है ना कि आप डाटा को ओपन छोड़ दें तो खुद ही फैक्टर निकाले कि ये फैक्टर है। बाद में हम कहते हैं नहीं, हमें इसके अंदर से 6 फैक्टर निकाल के दो बाय फोर्स, मतलब उसको कहते हैं वो 6 फैक्टर ढूंढ के दे हमें। कहता है वन कन्वेंशन इज टू एक्सट्रैक्ट ऑल फैक्टर विद इन वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये हम नॉर्मली यूज करेंगे, इन वैल्यू वाला अभी हम आते हैं। Another is to extract all factor with non-negative in value. Yet another is to look at the Scree plot number based on theory, type multiple numbers and see what gives best interpretation. ये मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट्स आएंगी। तो कहता है हर आदमी का, हर रिसर्चर का यूज करने का अपना स्टाइल है, बट वी विल गो विद पीसी और इन वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है हमें थ्योरी का भी पता नहीं लगा। किसका? ये जो फर्स्ट आ रहा है कि वन कन्वेंशन इज चार फैक्टर्स भी हमें निकाल के दो, इसका मतलब हमें थ्योरी का नहीं पता। हमें थ्योरी का पता होता है, लेकिन इशू ये होता है कि जब आप डेटा ओपन, जैसा हम क्वेश्चन क्वालिटेटिव स्टडी है, तो क्वालिटेटिव स्टडी में हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने 3 फैक्टर है, तो हम उससे क्या कहेंगे, हमें 3 फैक्टर का डाटा दो। तो उसमें तो हम क्वेश्चन तो खुद बनाए ना हमने, तो हमने उससे कहना है कि हमें ज़्यादा डाटा ना दिखाओ, हमें रिसर्च को लिमिटेड करना है, 3 फैक्टर का डाटा दो। अगर वो 3 फैक्टर हमारी थ्योरी को सपोर्ट करते होंगे तो हम देखेंगे, वरना फिर हम दोबारा रिव्यू करेंगे। मतलब मेथड है ना कि आप इसको, मैं कहता हूँ जब डाटा आता है ना आप उसके साथ लगे रहते हो कि आपको बस उस तब तक नहीं पहुंचते जब तक आपकी अपनी थ्योरी प्रूव नहीं हो जाती। स्टैट का ये बस होना था। और ये इन वैल्यू का टेबल आएगा जब आप उसको मैं रन करूंगा। ये भी सैंपल टेबल था, ये जो डाटा सेट है वो वाला नहीं है जो भी इधर है। ये इन वैल्यू का टेबल आएगा ना, हम क्या करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारी स्टडी में, क्योंकि उसको नहीं पता कि डाटा को बार बार कह रहा हूँ कि स्पेसिस कितना है, इन वैल्यू बता दी कितने फैक्टर। तो देखिए इन वैल्यू कहाँ पे 1 से ऊपर है। इन वैल्यू टोटल वेरिएंस आपकी यहाँ पे सेक्शन सम ऑफ स्केल्ड वेरिएंस, रोटेशन सम ऑफ स्केल्ड लोडिंग वेरिएंस, इन वैल्यू नहीं देखिए इसके 1 और ये देखिए इन वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे फैक्टर है। अब यहाँ पे 0.81 भी वो लेके आ रहा है, लेकिन इसको फैक्टर ये बना के किया इसने, ये जो बाय फोर्स फैक्टर निकालना, इससे वो फैक्टर किया है, लेकिन हम लोग इसको फैक्टर नहीं मानेंगे। 4 को 4 फैक्टर है, फैक्टर बाद में भी है। जब भी डाटा रन करेंगे फैक्टर की वो लिस्ट दे देगा, पर हमने वो वाले फैक्टर चूज करे जिनकी इन वैल्यू क्या है 1 है। हम 1 से नीचे वाले, इधर हमारे पास 3 फैक्टर है, और 3 फैक्टर कितने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं? 52%। 52% हमारी थ्योरी एक्सप्लेन हो रही है। तो ये मैं ये वाले 3 फैक्टर लूंगा, लेकिन जब लोग बाय फोर्स करते हैं या लो कर देते हैं लो को, तो फिर आप 0.801 के अंदर मतलब ये फैक्टर उससे लिया हुआ। तो ये अभी हम टेस्ट रन करेंगे, हम ये जूम करेंगे हमारा जब पीसीए लगेगा और हमारा वेरिएबल्स लगेगा, हमारी इन वैल्यू 1 के ऊपर जो होंगे वो वाले हमारे फैक्टर हैं, बाकी हमारे वो फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर नहीं आ रहे इसका मतलब आपके डाटा में इशू पाया जाता है।
लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ, मेरा डाटा बिल्कुल ठीक है, फिर आपको वो खुद से जस्टिफाई करना होगा, वो फिर मेथड की डिटेल है। तो मैं वो कह रहा हूँ तब आप यूज करते हैं जब आप लोग उसको नया डाटा नया क्वेश्चन बनाया हो। जब आपका एग्जिस्टिंग क्वेश्चन मौजूद है तो उसमें होना चाहिए। फिर उसमें भी एक मसला है, जब एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन बनाया हो ना, वो बताता है कि मेरी जो स्केल है वो कितने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो वेरिएंस एक्सप्लेन से कम हो, वो कहते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ, आपका फैक्टर एनालिसिस तब एक्सेप्टेबल होगा मेरी नज़र में, रिसर्चर की नज़र में, अगर वेरिएंस एक्सप्लेन 60% से ज़्यादा होगा। इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, वन वैल्यू से भी नीचे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? ताकि हमें वेरिएंस एक्सप्लेन 60% मिल जाए। बात ये मेरे में आपने अभी मैं नेक्स्ट में शायद लिखी हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमाइज एक्सप्लेन वेरिएंस है, चाहे ईन वैल्यू नीचे देखिए ईन वैल्यू पे अगर तो वेरिएंस 60% अचीव हो जाता है फिर तो बात खत्म। अगर 60% वेरिएंस एक्सप्लेन नहीं होता, डाटा चेक करें, डाटा बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें ईन वैल्यू पे तो स्टेप है ना, ईन वैल्यू पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्लियर क्लियर हो गया? ईन वैल्यू वेरिएंस जी बोलिए। हाँ जी देखिए ये वाले इसकी बात कर रही है क्या? उसकी नहीं, वो बोला क्या होता है 27 है ना, इसमें 22 जमा करेंगे 49, 49 में 7 जमा करेंगे 56, तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लोडिंग्स है, ये लोडिंग्स की बिना पे ही वेरिएंस कैलकुलेट होता है ना, जो क्यूमुलेटिव दिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। और लोडिंग के बाद वेरिएंस होगा, वेरिएंस 60% होना चाहिए। अगर वो 1 से नीचे, अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो वेरिएंस पे नहीं हो रहा, आपका डाटा बिल्कुल ठीक है, फिर आप वेरिएंस पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और कुछ ठीक है, बाकी वो डाटे में आने के बाद काफी डिस्क्रिप्शन हो, ये भी मैं जनरल शक्लें दिखा रहा हूँ कि उसको देखें ये क्या आने लगे, ठीक है ना। अब ये फैक्टर्स हैं, एक ये शक्ल आएगी, एक ये वाली शक्ल आएगी, स्क्रीप प्लॉट। इसमें हम मेरे प्रोफेसर क्या कहते थे कि आदिल इसको ना ऐसे टेस्ट करना है कि आप इसके ऊपर ना डायगोनल डाल दें, ये देख रहे हैं ना, ये डायगोनल डाल करेंगे, यहाँ तक कोई फैक्टर नहीं आ रहा, ये ऑलमोस्ट एक आपस में बराबर लाइन के ऊपर है, जो एक लाइन के बराबर हो वो फैक्टर नहीं है, जो हट के हों। तो अभी भी वो डाटे में देखिए 3 फैक्टर बन रहे, 3 वैल्यू के मुताबिक 3 फैक्टर है बेसिकली। लेकिन क्योंकि ये भी स्लाइटली, मतलब अगर इसको देखा जाए लाइन तो स्लाइटली डिफरेंस है, क्योंकि इन वैल्यू 1 से वो नीचे जा रहा है ना, ये इन वैल्यू लिखी हुई है, तो वो कहते हैं ये फैक्टर आपके हैं, ये आपके फैक्टर नहीं है। तो एक ये भी शक्ल लोग यूज करते हैं कि हम इसको फैक्टर में शामिल करना है कि नहीं करना, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्राइटेरिया फॉर रिटेंशन ऑफ फैक्टर, क्राइटेरिया फॉर रिटेंशन ऑफ फैक्टर के फैक्टर को रखना है कि निकाल देना है, ये हमारे हाथ में होता है। कहता है इन वैल्यू ग्रेटर देन 1, सिंगल वेरिएंट हैज वेरिएंस इक्वल टू 1। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो वो ऑलरेडी इक्वल होगा। प्लॉट ऑफ टोटल वेरिएंस स्क्रीप प्लॉट ग्रेजुअली ट्रेलिंग ऑफ वेरिएंस क्वांटिफाइज कॉल्ड द स्क्रीप नॉट क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ वेरिएंस ऑफ रोटेटेड फैक्टर्स। ये 3 चीजें कहता है देखना है आपने, इन वैल्यू देखनी है, स्क्रीप प्लॉट देखना है और वेरिएंस देखना है आप लोगों ने। कहता है लोडिंग नहीं आगे ना वही कि लोडिंग ऑफ 0.4 इन वैल्यू तो बता दिया हमने, 1 स्क्रीप प्लॉट भी बता दिया, वेरिएंस भी पहले बता चुका हूँ 60%। लोडिंग 0.4 से ज्यादा शुरू में लेके चलें। नेम ईच फैक्टर बेस्ड ऑन 3 और 4 वेरिएबल विद हाईएस्ट लोडिंग वाले फैक्टर रखते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्ट कंसेप्चुअल फिट ऑफ ऑल वेरिएबल। ये जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा है वही 100% फिट आएगा। क्या नो ये आगे मैंने देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ आप लोगों को। ये टेबल देख लीजिएगा, ये टेबल दिया हुआ हेयर टाल का टेबल है, ये मैंने लिख दिया रेफरेंस यहाँ पे। हेयर टाल का अगर सैंपल साइज 50 है तो फिर फैक्टर लोडिंग 0.75 चलेगी, उसके साथ ये 350 और 0.30 जब आपने स्टार्ट करना है इसको। क्लियर हो गया? मतलब सारी चीजें दी हैं आपकी सूरत के लिए, कोई मसला नहीं है। मुझे मालूम है कि EF इतनी डिटेल में कोई नहीं बात करता, सिर्फ इशू बोला क्या है, मुझे प्रॉब्लम आती है जब मैं बोल रहा होता ना कि इनको ये assumption के साथ भी, इसकी assumption ये है कि आपने मुझसे पहले सारे एनालिसिस पढ़े हों, यूनिवेरिएट बाईवेरिएट इन डेप्थ में पढ़े हों, फिर मैं मल्टीवेरिएट में आऊँ तो फिर समझा सकता हूँ, वरना फिर मैं ये इतनी सारी चीज़ें डिलीट करता रहता हूँ इसमें से बैठ कर, मैं ये भी नहीं इनको समझ आनी, इसको और आसान कर दो, उसको आसान कर, क्योंकि आप जब करेंगे फिर आपको क्वेश्चन आएंगे, देन यू विल मेक मी कॉल, मेक मी टेक्स्ट, इसमें बताएं अब क्या होगा, वो आपका रियल इशू है। अभी मुझे आपको सिंपल चला, लेकिन फिर भी हम रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये ले लें, वरना लोडिंग जो है ना वो 0.7 से ज़्यादा चाहिए हमें इस लेवल पे भी आकर, लेकिन हम टेस्ट स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं।
What else? How do you know whether the factor structure is good? तो यही वही बात जो मैंने पहले बोला था, when it makes sense and has a relatively simple and clean structure. इसमें गंद ना हो, हमें पौड़ियाँ नजर आनी शुरू हो जाएं, वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. Total variational plane should be 0.6. How do you interpret factor? Good question. That's where the true art of the comes in. Simple है, मैंने उसका जवाब दिया हुआ कि हाँ सही क्वेश्चन है. अभी वेट करें, शुरू हो जाएगा सारा. So हमारे सामने हम ज्यूम करते हैं, हम सब लोगों ने ज्यूम किया, ये एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है, थोड़ी सी ऑटोमेशन की है इसके अंदर. हम ज्यूम करते हैं कि हमारे 5 फैक्टर हैं. हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटे को एसपीएसएस में एंटर कर दिया, तो एसपीएसएस ने उसका स्कैटर प्लॉट बना दिया. बनाते हैं ना जब वो आपस में स्कैटर प्लॉट डाटे का बनना शुरू हो गया. अब इस वेरिएबल के ये क्वेश्चन है, जैलो के जैलो हैं. अब ये क्वेश्चन सारे डाटा में एंटर हो रहा है इसके अंदर ना. अब क्या होगा, जब डाटा एंटर हो चुका हुआ है, ये स्कैटर प्लॉट बन चुका हुआ है. अब अल्टीमेटली अब मुझे ये बताएं कि इसमें हमारे मुताबिक तो 5 फैक्टर हैं, लेकिन स्कैटर प्लॉट को देखें जिधर टिक हुए में 5 फैक्टर आ रहे हैं, 6 फैक्टर आ रहे हैं. अभी नजर नहीं ना आ रहा किधर जिधर ज्यादा पॉइंट बिल्कुल दूसरे देखिए ज्यादा करीब है ना. एक फैक्टर इधर तो रेड फैले हुए, लेकिन एटलीस्ट आपस में ही है, कोई दूसरा फैक्टर इनके दरमियान नहीं आ रहा, लेकिन किसी और जगह इकट्ठे हो रहे हैं ना. अब देखिएगा सर, अब इनकी आपस में लिंकिंग होगी तमाम फैक्टर्स की, जिस तरह एसपीएस रन करता है, एसपीएस आपस में लिंक करता है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएंस है, ये उनका आपस में वेरिएंस और कैलकुलेट कर लिया कितना वेरिएंस आ रहा है उनका. ठीक है, फिर उसकी बिना पे इसको डिसाइड किया कि किसको फैक्टर कितना कितना एरिया कवर कर रहा है. ठीक हो गया. देखिए इट्स क्लस्टरिंग होती है बेसिकली. क्लस्टर एनालिसिस ही रन हो रहा होता है, लेकिन अब जब वो 2 क्लस्टरिंग पे एनालिसिस रन करते हैं समथिंग एल्स, लेकिन ये क्लस्टरिंग ही हो रही है बेसिकली. जब एक क्लस्टर बन गया, इनका अपना अपना क्लस्टर फैला हुआ, अल्टीमेटली इनमें कुछ कॉमन होगा सब क्लस्टर्स के अंदर. तो ये क्या वापस, हाँ, तो ये एक क्लस्टर जो है उसका वो डिजाइन हो रहा है. क्लियर? इट मीन के वो 5 के साथ साथ ये क्लस्टर भी बन रहा है. तो जो बाकी वो जो फैक्टर लहदा, आप देखिए ना, ये क्या हुआ, ये फैक्टर में एक क्वेश्चन आ रहा था, तो इसका मतलब ये तो यूनिक फैक्टर हो गया ना, इसमें तो आ ही एक रहा है, ये तो कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं ना, ये यूनिक फैक्टर होगा. यूनिक फैक्टर को हम क्या करेंगे, वो फैक्टर नया बन गया, इसका मतलब वो फैक्टर हम डिलीट कर देंगे, फिर उस फैक्टर में फोकस करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपस में क्या है. अब डाटा के मुताबिक आई है, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हो सकता है कि उसमें कुछ नया हो. हाँ सही हो गया. सो एडुकेसी क्या है, रेजिडुअल 5% से कम हो, केएमओ 0.8 से ज्यादा बेहतर है, कॉमनलिटी 0.5 से बेहतर है, जो जनरली मेरी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीजों को शेयर कर रहा हूँ. और वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन, वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट, ये कन्वर्जन और डिस्क्रिमिनेंट बात कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसपीएसएस, इमोस का अलग टेस्ट लगता है. इमोस में क्या है, फेस वैलिडिटी तो हमें पता चल जाता है, हाँ बाकी क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं. पैटर्न क्या है, कन्वर्जन मालूम करनी है तो हाई लोडिंग होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट करनी है तो नो क्रॉस लोडिंग, ये वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में लोडिंग ना रखता हो, कम रखता हो. और फैक्टर कोलेशन जो है वो आपस में 0.7 इज बेटर अगर फैक्टर आपस में कोलेट करते हैं तो. और अगर आपने अपने ईएफए की या सीएफए की रिलायबिलिटी चेक करनी हो तो एक तो रिलायबिलिटी ना 0.7 से है, दूसरा मैं कहता होता हूँ कि आप क्या करें, एक सिंपल टेक्निक है, आप अपने डाटे को स्प्लिट कर लें 2 हिस्सों में, उस पर ज़्यादा ईएफए रन करें, उस पर ज़्यादा रन करें, तो उधर जो स्ट्रक्चर है वो उधर स्ट्रक्चर आ गया तो आपका ईएफए रिलायबल है. समझ आ गई ना, कि डाटे को 2 हिस्सों में रन कर लें, आपका ईएफए रिलायबल है. क्लियर है. तो सीएफए का बाद में हमने पढ़ना है, तो अभी एक सिंपल मैं आपको बता दूं कि हम कैसे रन करेंगे. ये एक डाटा सेट होगी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा अभी, मतलब कि आपको मिलेगी. ये डाटा सेट है टैम के ऊपर, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल का एक डाटा सेट है. और फिर वही बात आ जाती है कि ये डाटा दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, ये ना हो कि ये डाटा पकड़ के वेरिएबल नाम चेंज करके कहीं और प्रेजेंट करें, ये टोटली अनएथिकल है. रिजल्ट इसके जो मिलेंगे, ये पब्लिश रिसर्च है उसका एक डाटा है. सो बी वेयरफुल. अगर मैं अपनी हाई एंड पे रहते हुए चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव यूज़ के लिए, तो ये आपके सामने 384 पीपल का डाटा है और पूरा टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल क्या वो डाटा है. नो देखिए, ये एक ऐसा है तो पहले लोगों के दिन में आता है, लोग इसको लेके चल सकते हैं,
अनएथिकल हैबिट ऑर्डर। मैंने आपको पहले बोल दिया, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, मेरे पास क्या है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर टू यू पीपल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे नहीं इसमें 100 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 30 बैठे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। किस मकसद के लिए? ताकि आप लोग सीख सकें। तो मैं उसके लिए फिर मेरी सीखा तब जाता है जब आपके पास डाटा हो, आपको रन करने में मजा आए, वरना सीखा नहीं जाता। हम कैसे रन करेंगे जी? EFA है या CFA है? EFA CFA बाद बताऊंगा, EFA हमने पढ़ा भी। हम कैसे रन करें? अभी मैं समझिए कि ये मुझे पहले से पता है स्ट्रक्चर क्या है, मुझे पहले से पता है, मैंने कोई नई चीज़ देख नहीं आया, तो इसका मतलब कौन सा लगेगा? CFA लगेगा। एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर। एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर। आप डायमेंशन रिडक्शन की बात करेंगे, मतलब कि आपने फैक्टर को फिट करना है। सो फैक्टर ओपन किया। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन डिटेल में आ रहे हैं, ये नहीं लेने। मैं अभी वेरिएबल व्यू में जाता हूँ, ये इसके क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इसके सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेंस बनाने के लिए, मैं इसे रीड कर देता हूँ ताकि वो इशू ना आए। क्लियर हो गया ना? लेबल ख़त्म कर दिया मैंने अपनी सूरत के लिए। दोबारा जाता हूँ, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर। अब वो सिंपल नाम में आ गए, प्लेफुलनेस 1 2 3, मतलब प्लेफुलनेस के 7 क्वेश्चन हैं, जो कंप्यूटर के एटीट्यूड के ऊपर 5 क्वेश्चन हैं, एटीट्यूड टाइप यूज जो है वो उसके 5 क्वेश्चन है, यूजफुलनेस के 7 क्वेश्चन है, जायदनेस के 7 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के हैं 5 क्वेश्चन है। ये मुख्तलिफ वेरिएबल के नाम रखे हैं, क्वेश्चन है। अब ये नाम मैंने दिए हैं, SPSS का इनके साथ कंसर्न नहीं है, SPSS का कंसर्न है इसके डाटे के साथ। तो मेरा बिलीव है कि जब मैं डाटा इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये मेरा SPSS इसी तरह स्ट्रक्चर शो करेगा, इसी तरह जैसा ये स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, हमने पहले बोले वेरिएबल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो भी वेरिएबल होंगे, जहां प्लेफुलनेस 1 है वहां पे प्लेफुलनेस 7 भी पाया जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं और ये वेरिएबल में चले गए। अब वो आने लगे कि हमें क्या क्या करना है। डिस्क्रिप्टिव में आपको यूनिवेरिएट चाहिए, आपको कोफिशिएंट चाहिए, आपको KMO चाहिए, रिप्रोड्यूस, इनवर्स का वो जो प्रोड्यूस करता है, ये सारे एंटी इमेज के अलावा सारे कर ले। एंटी इमेज जब लगाएंगे ना हम आगे, हमने इमेज वाला पढ़ा ही नहीं है, कि लगाने नहीं, इमेज वाला के अलावा टेस्ट होता है। हमने सारे टेस्ट यूज कर लेने एंटी इमेज के अलावा, ये सारे के सारे टेस्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज देते हैं। कंटिन्यू। एक्सट्रैक्शन, इसमें काफी सारी वैल्यूज दी हैं। हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट, अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट यूज करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस यूज करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बाकी मैंने छोड़ दी थी, जो आपको है ना ULS और वो सारी दी हुई हैं। हम ये दो हैं, मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ जाऊंगा। आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स चाहिए, कोवेरियंस मैट्रिक्स, मैंने आपको अभी कोरिलेशन मैट्रिक्स पढ़ाया, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स ठीक है। आपको स्क्रीन प्लॉट चाहिए कि नहीं, वो जो शक्ल बनाई वो दे दे। और फैक्टर कैसे निकाले? बाय फोर्स। कितने फैक्टर चाहिए भाई? हुक्म मेरे आका। तो हम कहते नहीं, हमें इन वैल्यू पे चाहिए, इन वैल्यू शुड बी 1। और मैक्सिमम इटरेशन फॉर कन्वर्जेंस, ये होता है कि डाटा को वो इटरेशन करना है इसने, तो ये कन्वर्जेंस 25 अभी कर रहा हूँ। वैसे ये अगर अच्छा डाटा हो ना, 10 कन्वर्जेंस, 12 कन्वर्जेंस, 12 दफा डाटा को घुमा के वो फैक्टर निकाल देता है। 5 दफा क्या होता है कि आपका डाटा रन नहीं होता, कहता है नंबर ऑफ इटरेशन रीच्ड। यही एम उसमें होता है कि डाटा को आपस में गोलमोल करते हैं, जो भी टेस्ट रन करते हैं उसके अंदर, तो वो इटरेशन अगर डाटा रन हो तो इटरेशन यहाँ से इंक्रीज कर देनी है, 25 या 30 जितनी भी वो आपकी फिट होना। गंदा डाटा मीन कि जो डाटा अच्छा ना हो, लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पे इटरेशन ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन अभी हम 25 स्टैंडर्ड है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, सिंपल। इसके बाद रोटेशन में हमने वो ऑप्शन है, तो हमने वेरीमैक्स यूज करनी है। क्लियर हो गया? और लोडिंग प्लाट के टिक कर दें। बाकी मैंने बोला था प्रोमैक्स और इक्वीमैक्स, डायरेक्ट ओब्लीमेंट यूज, प्रोमैक्स और ओब्लीमेंट यूज होती है नए डाटा के लिए, ऊपर वाली यूज होती है आप लोगों की जो आप पहले से डाटा हो। तो रोटेशन हो ये। अब मैक्सिमम इटरेशन 25 पहले टिक किया हुआ है। अब स्कोर्स, इसको ऐसे रहने दें। ऑप्शंस क्या होती है? अब आप ये देखिए, एक फैक्टर, एक आइटम एक फैक्टर पे लोड हो रही है, वो दूसरे फैक्टर पे भी लोड हो रही होती है। लेकिन हमारा ये ख्याल है, हमने जो आपस में ये तय किया हुआ है, चले मैं अभी इसको रन करता हूँ सिंपल, अभी आपको समझ आ जाएगा। कंटिन्यू, और इसको मैं ओके प्रेस करने लगा। अभी ऑप्शन मैंने नहीं टिक किया, ऑप्शन नहीं समझाया क्योंकि आपको समझ नहीं आती, उसके बाद मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। ये आउटपुट हमारे सामने आ गई, आउटपुट रन हो रही है, ये सारी कोडिंग है।
साथ में यहाँ टेबल आ जाएंगे सारे के सारे। क्लियर हो गया? हमें टाइटल, नोट्स, एक्टिव डाटा सेट, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वही मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन तंग करेगा। अल्टीमेटली ज़्यादा डेविएशन हट के नहीं होना चाहिए, ये डेविएट कर रहा है दूसरों से। ठीक है, अब ये है कोरिलेशन मैट्रिक्स। देख रहे हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स की ये डायगोनल वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब नीचे भी वैल्यू वही और ऊपर भी वैल्यू वही है। नीचे भी वैल्यू वही और ऊपर भी वैल्यू वही है। अब ये कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या है? प्लेफुलनेस 1 का 1 के साथ होगा तो 1 नहीं आएगा ना, 100%। अब उसके साथ 6, उसके साथ 5, उसके साथ 4, उसके साथ 4, उसके साथ 4, उसके साथ 4। मैंने क्या बोला था कि ये 0.3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ग्रेटर है क्या नहीं? 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अब इतना बड़ा कोरिलेशन मैट्रिक्स कौन एनालाइज करे? ये ठीक है ना। अब किसी को 0.3 की आइडेंटिफिकेशन लेनी है तो ले ले, इसमें 0.3 जो नहीं होगा अल्टीमेटली वो बाद में डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा कोरिलेशन, यही कोरिलेशन मैट्रिक्स आपका बेस है फैक्टर स्ट्रक्चर, इसकी बेस पे वो रन होते हैं सारे। इधर से वैल्यू कोरिलेशन मैट्रिक्स से उठाई जाती है, लेकिन जब आपने वो रिपोर्ट करना है तो उसको फिर आपने पेस्ट करना होता है अपने डाटा के अंदर, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद ये है इनवर्स कोरिलेशन मैट्रिक्स, जिसमें वो वैल्यू 1 को रखता है और फिर वो कन्वर्ट करता है। देखते हैं ना, 1 की वैल्यू रखी, 1 में से वो 1 माइनस करेगा प्लेफुलनेस को, प्लेफुलनेस 1 के साथ 1.96 माइनस माइनस माइनस, जो भी उनका अपना टेस्ट है। इनवर्स वो नहीं, जिसमें वो इनवर्स मैट्रिक्स निकालते थे, हमने पढ़ा हुआ ना, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते थे इनवर्स मैट्रिक्स में, पढ़ा हुआ ना, ये वो वाला मेथड है। अब मुझे याद नहीं है वो मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स वही फार्मूला के उसने कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी होगा तो स्फीरिसिटी प्रूव हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है तो स्फीरिसिटी प्रूव नहीं हुई है। लेकिन इसकी बेस पे आप लोगों के फैक्टर स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं। लेकिन मैं वो देखता हूँ, ये इसलिए वैल्यू निकालनी है कि ये लोग रिपोर्ट करते हैं, जो स्टैटिस्टिशियन हो तो वो फिर देखता है डाटे में कोई इशू तो नहीं। 2 नंबर की होगी आपने, आगे पीछे वैल्यू ठीक नहीं, आगे वैल्यू ठीक लिख देंगे तो यहाँ से वो पकड़ लेंगे। सो जो भी डेटा सेम टू सेम रिपोर्ट करना है। इनवर्स हो गया। अब आते हैं KMO जो मेन है, 0.932 अचीव हो रहा है, वेरी गुड। 0 छोड़ दें। फैक्टर लोडिंग, कॉमनैलिटीज, कॉमनैलिटीज हमने बोला 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, यही तय किया है ना। तो 0.5 से सारी ग्रेटर है, ये कम है, ये 0.447 कम है। अभी आप नोट कर लें, डिसीजन क्वालिटी DECQUL_8, मैं बता रहा हूँ, जो 0.5 से कम है। डिसीजन क्वालिटी 8, और कौन सी कम है? इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 5, इन्फो एक्विजिशन 5, और कौन कम है? ठीक है, ये 2 हैं, ये 2 को भी टेस्ट करते हैं। वैसे ये 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन अभी इनिशियल चूंकि रन कर रहा हूं तो अभी मैं क्या जूम कर रहा हूं 0.5, बाद में देखूंगा। ओके, अब ये आ गया टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। अब मेरी स्टडी में कितने वेरिएबल थे, अब वो देख लें जरा। प्लेफुलनेस 1, कंपोनेंट 2, एटीट्यूड 3, यूजफुलनेस 4, जॉइन 5, इन्फो क्वालिफिकेशन 6, डिसीजन क्वालिटी 7 थे। ये कितने बता रहा है? इट मीन नेल, अच्छा डाटा है, यहाँ से सुकून, हो शुक्रिया, अच्छा डाटा है। अब क्या हमने इन वैल्यू रखी थी 1, तो 1 से नीचे वाला नहीं लिया, 1 से ऊपर वाला लिया, तो 60% प्लस वेरिएंस है। ओके गुड इनफ, ये डाटा वैसे ही अच्छा था। मैं इसे कह रहा हूँ किसी का डाटा है तो दे दे, उसके ऊपर रन कर सकूँ, उसमें ज्यादा मजा आएगा काम करने के लिए। इफ एनीवन होल्डिंग डाटा क्लियर हो गया, टोटल वेरिंग स्पेंड निकल आया। स्क्रीन प्लॉट ये आपके सामने आ रहा है ना, कि ये जो लाइन में आ रहे हैं यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो इसका मतलब ये यहाँ तक चलेंगे। इसके ऊपर फिट लाइन तो ड्रा नहीं होती, देखते हैं फिट लाइन लगती है, फिट लाइन इंटरप्रिटेशन लाइन उसको देनी, वो जहाँ चेंज खत्म हो जाएगा, ये वाली लाइन लगेगी ना, वो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन करो अप्लाई, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं, यही ठीक है। जंप जो जिधर से वो बाहर निकल रहे ना, लेफ्ट एरो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की डायग्राम जो है ना उसके अंदर शो करनी है। ये जो लेफ्ट पे निकल रहे हैं ये फैक्टर है, बाकी जो स्टेट आ रहे हैं ना आपके वो आपस में इक्वल है, वो फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह भी आप इसको लेना चाहते हैं। कंपोनेंट मैट्रिक्स जो आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कंपोनेंट मैट्रिक्स लेके चलता है, लेकिन मैं इसको भी नहीं स्टडी कर रहा क्योंकि इसके अंदर भी देखे ना प्लेफुलनेस 47555 ये आपस में वैल्यू आ रही है। अब 47 है ना, अब देखें ये इधर 0.399 भी है, बाकी सब जगहों पे कम है, लेकिन यहाँ पे भी वो फैक्टर 2 में भी रोल प्ले कर रहे हैं, और 54 इधर भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रही हम क्या करेंगे।
हम रिप्रोड्यूस कोरिलेशन, ये ऊपर का कोरिलेशन दोबारा उसने रिप्रोड्यूस किया, इसको भी छोड़ दें फिलहाल, मैं सीधा जाऊंगा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे। ये आपका कंपोनेंट मैट्रिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है कि आपके फैक्टर हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है गुंजल क्या लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने पहले बोला था, देखिए कि प्लेफुलनेस 1 है, ये जो फैक्टर 1 SPSS को नहीं पता, ये तो मैंने नाम दिए हैं। फैक्टर 1 में ये इतना एक्सप्लेन कर रहा है, वेरिएंस जो है 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 6, ये किसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है? 4 में कितना है? 0.6, 0.5 से ऊपर होना चाहिए, चेक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बाकी किसी में नहीं जाऊंगा, 0.4 से नीचे वाली नहीं लेनी, 0.4 से नीचे वाली वैल्यू, जो 0.5 से ऊपर वाली वो लेनी है। ओके जी, प्ले होना, इसका मतलब जो बाकी भी है ना, जिधर ये है ना उधर ही हाई होने चाहिए। तो ये देखें, बाकी में कोई हाई नहीं है, सही हो गया ना? इसका मतलब ये एक फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है? एक फैक्टर है। क्लियर हो गया? ऑर्डर आगे पीछे कर दिया लेकिन ये फैक्टर ऑर्डर भी सेम ही चल रहा है। अब एक फैक्टर है, अब दूसरे में आते हैं, इसमें हाई किधर है? लास्ट में, बाकी भी उधर ही आना चाहिए, बाकी भी नहीं आना चाहिए। अब चूंकि हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो मैंने उधर छेड़ा था ना, मैं उसको बताते हूँ कि एनालाइज, कंडीशनल फॉर्मेट मैं नहीं मैं इधर बता लूंगा, इधर फैक्टर और ये ऑप्शन, बाकी सारा कुछ सिलेक्ट है। ऑप्शन में जाएं और सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट, जो स्मॉल कोफिशिएंट है वो निकाल दें। तो कोफिशिएंट मैंने 0.1 से 0 नहीं, मैंने आपको स्टैंडर्ड दे रहा हूँ 0.40। जनरली लोग 4-5 भी लेते हैं, मैं 40 की बात करता हूँ। कंटिन्यू और सिंपल प्रेस ओके, सारा रिजल्ट सेम का सेम है। मैं दोबारा रोटेटेड में जाता हूँ, वो सारे सप्रेस हो गए, वो चाहिए ही नहीं है। अब वो हमारा सोल्यूशन आसान हो गया। अब इशू आ रहा है अभी वो आते हैं उस पर। अभी क्या है, ये तरतीब पे आना चाहिए, वो सीढ़ियां बननी चाहिए ना। तो वो फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा उसमें जाता हूँ कि डिमेंशन रिडक्शन, फैक्टर और ऑप्शन और सॉर्ट बाय साइज। कंटिन्यू ओके, और नाउ इट्स वेरी रीडेबल एंड फ्रूट केक। वाओ, अब वो तरतीब से उसने बता दिया है, जिसकी फैक्टर लोडिंग सबसे ज्यादा है उसकी काम उससे कम, और जो फैक्टर है। अब देखिए सारे फैक्टर ठीक चल रहे हैं। ये डिसीजन क्वालिटी 1 दूसरे में जा रहा है, मतलब 0.4 से ज्यादा इशू कर रहा है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इधर से इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 0.4, मैंने कौन कौन से बताए थे? 8। अब असूलन वो हैं, अगर ये अब आ रहे हैं इशू, तो अब ये दोनों तंग कर रहे हैं ना, अब ये 2 तंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक वो कम्युनिटी उनकी कम है। अब इशू ये है कि इनको रखना या डिलीट करना। अब ये मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, ये डिसीजन क्वालिटी 1 की वो चेक करता हूँ कम्युनिटी। डिसीजन क्वालिटी 1 कम्युनिटी कितनी है भला? 0.587 है, और इधर कम तो आ रही है 0.447। आप क्या करें, अब ये EFA होने लगा है। अगर ये प्रूव नहीं ना हुआ, ये प्रूव नहीं हुआ ना सेम टू सेम, इसका मतलब ये है कि अब मैं इसमें जमा नफी शुरू करने लगा हूँ। फैक्टर में जाएं, अभी जिसकी लोडिंग कम है, डिसीजन क्वालिटी, अभी डिलीट नहीं कर रहा, अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। डिलीट का कंसेप्ट बड़ी देर बाद देखना पड़ता है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। डिसीजन क्वालिटी 0.447, डिसीजन क्वालिटी 0.8, इसको निकाल के वही सिंपल ओके कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि 8 का कोई इशू नहीं है, 8 का वो इशू नहीं है। वो 8 को डिलीट करना मुफाद में नहीं, वो फैक्टर तो वहीं का वहीं रहा। क्लियर हो गया? अभी ठीक है जल्दी। अच्छा जी, 8 का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब और को कम्युनिटी, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये जो फैक्टर है ये इससे कंट्रीब्यूट कर रहा है, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन की वजह से एक्सपेंड कर रहा हो, क्योंकि देखिए उसका भी एक आपस में मिलता है, इसका भी एक आपस में मिलता है। इसका मतलब अगर मैं इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 4 को निकाल दूं अगर कम्युनिटी की बेस पे, अब आपने मुख्तलिफ तरीके से देखना कहां पे इशू आ रहा है, किधर एक्सपीरियंस प्लेन है। नहीं, देखिए अगर निकालने की बात करते हैं ना, तो मैं आपको ये करता हूं, आप ऐसा जाएं, आपने इधर जाकर ना 0.49 लिख दें, ये ले, वो इशू नहीं है, इशू निकालना नहीं है, वो तो क्लीन हो गया। पर हमें 0.4 से नीचे वाले को सप्रेस करना है, ऊपर वाले को रखना, ऊपर वाला इशू है, वो मैं तंग कर रहा है। अभी डाटा प्रूव हो जाएगा,
अभी यहाँ से इसके बाद अगर हम रिग्रेशन में जाएंगे तो हमारे वो वेरिएंस पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। हम जब कहते हैं वेरिएंस एक्सप्लेन नहीं हो रहा, थ्योरी का आर वैल्यू सही नहीं आ रही, वो इसकी वजह से हो रही होती है कि यहाँ पे इशू होते हैं। जब अब इसी डाटा को मैं मोस में लेके जाऊंगा वहाँ पे तो तंग करेगा, मोस कहेगा ना भाई इसको फैक्टर लोडिंग इशू होता है, वो लेता अभी ब्रेक के बाद देखेंगे। अभी कहने का इशू ये है कि सप्रेस करना है, मामला सोल्यूशन नहीं है, सप्रेस करना है जितना स्टैंडर्ड बता दिया वो है 0.40। बाकी मैं 40 को भी नहीं आमी, मैं कहता हूँ यार इसको 30 कर लो, देखते हैं कितने को ज़्यादा आते हैं 30 के साथ। अब देखें ना 30 तक चले जाए तो आपके ये फैक्टर तंग कर रहे हैं ना। डिसीजन क्वालिटी 6 है और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 4 है, 5 है। अब इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 4 निकालते हैं। मैं वैसे आपके सामने कह रहा हूँ कि अब आपके जब डाटा आ जाएगा तो फिर आपने उसके साथ करते रहना है जब तक आपका वो सेट नहीं होता। हाँ, अब ये देखें उसको निकालने से मामला और गड़बड़ हो गया, ठीक हो गया ना। अब उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, वापस वो दोबारा रन करते हैं। अब इसमें आते हैं, अब इशू किस में आ रहा है भला, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन में और किस में आ रहा है, डिसीजन क्वालिटी में। बाकी फैक्टर स्ट्रक्चर ठीक है। अब आप क्या करें, आपको समझ आ रही है कहां पे इशू आ रहा है। आप क्या करें, आप सारे को निकालें और सिर्फ डिसीजन क्वालिटी को ले लें। क्लियर, सिंपल डिसीजन क्वालिटी। ओके, अब देखते हैं, अब जब सिंगल फैक्टर पे CFA रन होगा तो एक ही फैक्टर बनना चाहिए, तो एक ही फैक्टर की रोटेशन नहीं होती, एक ही फैक्टर की रोटेशन। फिर आपने रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे नहीं, फिर आपने कंपोनेंट मैट्रिक्स पे जाना है। किस पे जाना है, कंपोनेंट मैट्रिक्स पे जाना है। तो कंपोनेंट मैट्रिक्स पे गए तो उसके फैक्टर लोडिंग 8 8 8 8 7 से ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, ये कौन है, डिसीजन क्वालिटी 8, जो मैंने पहले भी बोला कि इसको निकाल दें, डिसीजन क्वालिटी 8 को निकाल दें। ये 0.6 है, लेकिन 0.5 एक्सेप्टेबल। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हो सकता है 0.3 आ जाए। अभी गंदा डाटा कहां से